तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट, अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसशिपमेंट नहीं कि जहाँ हमारे पास वेयर हाउसिंग भी आ जाती है, वहाँ जब हम नेटवर्क मॉडल बनाते हैं तो नेटवर्क मॉडल में हमारे पास जो है पहले जो है वो, अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, तीन जो है हमारे पास अगर आप देखें तो वेयर हाउसेस हैं, पहले दो प्लांट्स फिर तीन वेयर हाउसेस, तीन सर्किल बनेंगे, फिर जो है वो चार हमारे पास डेस्टिनेशन हैं, तो फिर चार सर्किल बन जाएंगे। तो अब जब इसकी नेटवर्क मॉडल बनाएंगे, तो अब हमारे इस नेटवर्क मॉडल के अंदर, सॉरी, रिकॉर्डिंग। हाँ ऑन कर दी मैंने, बता दिया रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो अब जब हम इसका नेटवर्क मॉडल बनाएंगे, तो इस नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं इसका नेटवर्क मॉडल, अगर मेरे पास बना हुआ, वरना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। शायद यहाँ नहीं बना हुआ, चले मैं यहाँ बना देता हूँ आपको। ठीक है, तो अब इसका नेटवर्क मॉडल में हम क्या जो है वो, जब हम प्लांट और रिसोर्सेज और डेस्टिनेशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है, यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले हमारे पास आप लोग बना लें इसे इसी तरह से जैसे मैं बना रहा हूँ, साथ साथ अपने पास बना लें। ठीक है, देखिए हमारे पास पहले क्या हो गए, दो फैक्ट्रीज होंगी, एक और दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीन वेयर हाउसेज आ जाएंगे। ठीक है, वेयर हाउसेज नंबर 1, 2, वेयर हाउस नंबर 3। अब चार डेस्टिनेशंस हैं हमारे पास, यानी कि चार कस्टमर्स हैं जिनको हमने पहुंचाना है इन तीन वेयर हाउसेज से। ठीक है, तो चार डेस्टिनेशन जो है हमारी, पहली ये रही, पहला पहला दूसरा तीसरा, एंड वी हैव 4। अच्छा, वहां हम नंबरिंग अगर आपको याद हो तो करते थे 1 2, फिर 1 2 3, तो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, इस तरह से। अब यहाँ अगर हम 1 2 1 2 करके करते रहेंगे, तो अगर मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल समझिएगा थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने इसको भी 1 2 कर दिया, इसको 1 2, इसको भी 1 2 कर दिया, इसको भी 1 2 कर दिया, अब तो अब मैं अगर लिखूंगा क्वांटिटी यानी x 1 से 2, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। आई हैव स्टार्ट कंफ्यूजिंग कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स x 1 से 2 का मतलब इस 1 से 2 की बात हो रही है, 1 से 2 की बात हो रही है, इस 1 से 2 की बात हो रही है, यानी कि सोर्स से वेयर हाउस की तरफ जाने की बात हो रही है, या इस 1 से 2 की बात हो रही है, x 1 2 यानी कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स 1 से 2 कितने जा रहे हैं, वो इस 1 2 की बात हो रही है, यानी कि वेयर हाउस से डेस्टिनेशन की बात हो रही है। तो अब मैं क्या होना शुरू हो जाऊंगा, कंफ्यूज होना शुरू हो जाऊंगा। तो मैं 1 2 3 वहां पे जो नंबर देता था, स्टार्ट करता था, इसको भी 1 2 देता था, इसको भी 1 2 देता था, जब हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं, बीच में इंटरमीडिएरीज भी आ जाते हैं, तो हम कंटिन्यूअस नंबरिंग देते हैं। कंटिन्यूअस नंबरिंग, ये देखो 1 2, कंटिन्यू रखूंगा अपनी नंबरिंग, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और ये हो गया 9th। ये आपके पास 9th जो है वो टोटल आपके पास नोड्स है। मैंने आपको बताया था इनको, सर्कल्स को हम नोड्स कहते हैं और कनेक्टिव लाइंस को हम आर्क्स कहते हैं, आर्क्स। ठीक है, तो अब मैं 1 से जो है वो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 से हम 3 को भी भेज सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 से 4 को भी भेज सकते हैं, 1 से 5 को भी भेज सकते हैं, तीनों की पॉसिबिलिटी है। किसको भेजेंगे वो तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे जब बताएंगे। ठीक है, तो हमारा इसी तरह से 2 से भी हम 3 को
2 से 4 को और 2 से 5 को भी सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली जब हमारा सारे के सारे प्रोडक्शन यूनिट्स इन वेयर हाउसेस तक पहुंच गए, तो हम इन प्रोडक्शन वेयर हाउसेस इंडिविजुअल इनको अब सोर्स समझेंगे और इनसे आगे सप्लाई करना है। तो जितने यूनिट्स 3 के पास होंगे, 3 से हम 6 को भी भेज सकते हैं, 7 को भी, 8 को भी और 9 को भी। डिपेंड करता है कि किसके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम जा रही होगी, भेजेंगे उसको, वो तो हम कैलकुलेशन से, लेकिन भेजने की पॉसिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी इन चारों की, इसी तरह से 4 से चारों की है। और इसी तरह से 5th से भी चारों की पॉसिबिलिटी है। 5th से यहाँ पे भी भेज सकते हैं, 5th से इसके पास भी भेज सकते हैं, 5th से इसके पास भी भेज सकते हैं और 5th से लास्ट वाले के पास भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क मॉडल बन जाएगा। आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल होगी, आप बिल्कुल साफ सुथरी स्केल से लाइन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर एलपी sorry, network model of transshipment where we have some intermediaries as well. अच्छा, यहाँ का की कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ इसके ऊपर लिख लिया करें, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना वो इसके ऊपर लिख लिया करें, 1 के ऊपर 1580। अच्छा, फैक्ट्री 2 की कैपेसिटी कितनी है, 1900, तो यहाँ लिख दिया करें 1900, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वेयर हाउस तक किस तक कितना पहुंचा ये तो हमें निकालना होता है, ये तो हमें नहीं पता होता, लेकिन इनकी डिमांड्स पता होती हैं 6, 7, 8, 9 की। आसान तरीका ये होता है कि इनकी डिमांड अंदर आप इनका नंबर लिख लिया करें, इसके ऊपर इनकी डिमांड लिख लिया करें। तो इसकी डिमांड है 450 यूनिट्स की, फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक एक की लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी कैपेसिटी लिख रहा हूँ 1580, 1580 इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। और सामने वाले की डिमांड है, इसकी फॉर एग्जांपल डिमांड है 450 यूनिट्स की। इस तरह से सबके ऊपर लिख लिया करें, आसानी होती है फिर सॉल्व करने में, ठीक है। तो जब हम इसके कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो, मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए एनोटेशन बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट वगैरह ले लीजिएगा दिल का, वरना मैं आप लोगों को ये वीडियो भी सेंड कर दूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि जब हमारे पास ये डेटा दिया होगा और इसका जब हम एलपी मॉडल बनाएंगे, क्योंकि इसका तो खाली एलपी बनेगा, तो एलपी मॉडल बनाते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वी हैव टू फोकस, कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही बनाना आना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से एलपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और हमें जो है वो इसके कांस्टेंट सही आना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, जब हमारे पास इस तरह का मॉडल होगा तो हमारे पास कांस्टेंट्स क्या बनेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले हम फ्रॉम फैक्ट्री टू वेयर हाउस बात करेंगे। जब फैक्ट्री, तो 1 से x 13 14 15, फिर बता रहा हूँ, x 13 x 14 x 15 जो भी यूनिट्स जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आपको पता है लिखना, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि भाई आप जो है वो कैसे लिख रहे होते हैं। ये देखो यहाँ आपके पास पर यूनिट दिया हुआ है 10, तो 10x13, इसका नाम आपने, इसके दो नाम दे दिए, एक इसका नाम 1 2 3 है वेयर हाउस वाइज, एक आपने उसको नए नाम दिए 1 2 3 4 5। अब आपने ये नाम रखने वेरिएबल्स देते हुए, अब लिखेंगे x 10x13 plus 12x14 plus 15x15 plus 18x23
प्लस 11x 24 प्लस 10x 25। जब यहां से यहां तक हो गया तो अब इनसे फर्दर आगे जा रहा है तो प्लस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा प्लस 9x 36 प्लस 7x 37 प्लस 8x 38 प्लस 10x 39 फिर प्लस 12x 46 प्लस 6x 47 प्लस 5x 48 प्लस 4x 49 प्लस 15x 56 प्लस 12x 57 plus 17 and the number of units from 5 to 8 plus 19 into number of units that is x 5 to 9। ठीक है, ये आपके पास टोटल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और उससे पहले आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू सी विच यू वांट टू मिनिमाइज दैट इज कॉस्ट विच यू वांट टू मिनिमाइज। ठीक है, ये तो आपके पास बन गया कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना तो दोनों में सिमिलर ही है। अच्छा, कितने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हमारे डिसीजन डिसीजन वेरिएबल्स होंगे ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि हम s प्लस डब्ल्यू s मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू करें प्लस लिख लें अपने पास, नोट डाउन कर लें, s मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी। एस मेरे लिए है सोर्स। सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? अच्छा, जी मैंने कहा है कि अगर आपको कितने हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स बनेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वो काउंट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? उसके लिए फॉर्मूला है कि आप s मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कर लें प्लस w multiply by d, where s means source, s is equals to source, w is equals to warehouse and d is equals to destination। तो अगर मैं s से w को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 2 सोर्सेज हैं और 3 हमारे पास वेयर हाउसेज हैं, तो 3 2s are 6 ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, प्लस फर्दर और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनेंगे, सॉरी 6 डिसीजन वेरिएबल आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के और भी डिसीजन वेरिएबल आएंगे, प्लस हमारे पास वेयर हाउसेस 3 हैं, डेस्टिनेशन हमारे पास 4 हैं, तो W मल्टीप्लाई बाई डी करूंगा तो 4 3s are 12 यहां से आए, 6 पहले से आए थे, 6 प्लस 12 इज 18, टोटल मेरे पास 18 जो है वो क्या बनेंगे, डिसीजन वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, व्हाट अबाउट द कॉन्स्टेंट्स, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स आई हैव? तो कॉन्स्टेंट के लिए भी फॉर्मूला है, लिख लें अपने पास, s प्लस w प्लस डी, s प्लस w प्लस d। और मैं आपको ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s, सोर्सेस, s इज इक्वल्स टू सोर्स, w is equals to warehouse and d is equals to destination। तो अगर हम ऐड करें उसके हिसाब से तो हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, 3 वेयर हाउसेज हैं, तो 2 और 3 5 and we have 4 destinations, तो 3 plus 2 5 plus 4 9, so in this case we will have how many, we will have how many how many destination, how many I can say constants, we will have
9 कॉन्स्टेंट्स। तो आपको पता है एलपी सॉल्व करने के लिए आपको यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हाउ मेनी डिसीजन वेरिएबल्स यू हैव एंड हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स यू हैव व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व योर एलपी मॉडल। ठीक है, अब जरा हम कॉन्स्टेंट्स लिखना लर्न करते हैं कि हाउ टू राइट डाउन द कॉन्स्टेंट्स। तो देखें, पहले असल में यहाँ पे वेयर हाउस वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो इसलिए पहले तो हम वैसे ही कर लेते हैं। पहले हम आराम बीच वाला ये वाला देख लेते हैं, फैक्ट्री से वेयर हाउस, फैक्ट्री के रिस्पेक्ट से वेयर हाउस को जब सेंड कर रहे हैं, और फिर वेयर हाउस के रिस्पेक्ट से जो है वो जो है क्या कहते हैं आपका डेस्टिनेशंस को क्या जा रहा है वो देख लेंगे। फिर दरमियान वाला देखेंगे जो कि पहले नहीं होता था, अब आएगा। यानी कि पहले ये होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड ऑप्शन ही होगा। तो पहला और थर्ड तो वैसे ही होगा जैसे हम पहले करते थे। बीच में एक और तरह से कॉन्स्टेंट्स ऐड होंगे, वो किस तरह से, वो हम ऐड करेंगे वेयर हाउसेस के रिस्पेक्ट से फैक्ट्रीज। आपको याद होगा कि हम पहले फैक्ट्रीज के रिस्पेक्ट से करते थे, फिर वेयर हाउसेस के डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट से करते थे। ठीक है, तो जितनी फैक्ट्रीज होती थी उतने कांस्टेंट बन जाते थे, फिर जितने डेस्टिनेशन होती थी उतने कांस्टेंट बन जाते थे। तो टोटल मिला के उन तीनों को ऐड कर लो, टोटल कांस्टेंट आ जाते थे। ये हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की बात कर रहे हैं जब उसका एलपी बना रहे होते थे। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसशिपमेंट, तो यहाँ पे भी फैक्ट्री से वेयर हाउस वैसे ही बनेगा, फिर कस्टमर्स के रिस्पेक्ट से वेयर हाउस वाला वैसे ही बनेगा। लेकिन वेयर हाउस के रिस्पेक्ट से फैक्ट्री और वेयर हाउस के रिस्पेक्ट से कस्टमर वाला एक तीसरा पोर्शन भी इसमें बनेगा कांस्टेंट का। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो हम आज लर्न करेंगे। दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस। तो पहला वाला तो वैसे ही है, 1 से 3 x13 प्लस x14 प्लस x15 दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1580। फिर दूसरा भी वैसे ही है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्स टू वेयर हाउस। ये मैं सोर्स से वेयर हाउस हेडिंग लगा के कांस्टेंट बना के दिखा रहा हूँ, फिर आखिर में उन सबको एक साथ 1 2 3 करके लिख दूंगा ताकि आपको पोर्शन वाइज क्वेश्चन समझ आए। फिर 2 से x23 प्लस x24 plus x25 has to be less than equals to the demand of factory number, capacity of factory number 2। तो ये देखें, ये दो हमारे पास from factory to warehouse। ठीक है, we have 2 constants। अच्छा, अब from warehouse to customer, फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर, ये थोड़े से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फ्रॉम वेयर हाउस, एक मिनट। सो अब हम फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर हम बात कर रहे हैं। वेयर हाउस से जब हम कस्टमर्स की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? देखें, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि वेयर हाउस से कस्टमर नंबर 1 को, यानी कि x क्वांटिटी 3 से 6 प्लस x क्वांटिटी 3 से 7 प्लस x दैट इज क्वांटिटी 3 से 8 प्लस x दैट इज क्वांटिटी 3 से 9, it has to be less than equals to the units collected by warehouse 1। जितने उसके पास रिसीव हुए हैं उतने ही, उन्हीं में से ही 1 या 2 कस्टमर नंबर 1 2 3 4 को आगे सप्लाई कर सकता है ना, जितने उसके पास रिसीव हुए हैं। तो उसके पास रिसीव क्या हुए हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें जो है वो सोल्यूशन नहीं पता, लेकिन उसका हमें जो है वो लॉजिक पता है। 3 के पास 3 ने 6 को भेज दिए, 3 ने 7 को भेज दिए, 3 ने 8 को भेज दिए, 3 ने 9 को भेज दिए, सब जमा करके लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जितने 3 के पास आए। तो 3 के पास आए कहाँ से थे याद है? 3 के पास, ये देखो आप 3 को यहाँ जो है वो कांस्टेंट कर देंगे। 3 के पास आए कहाँ से थे? x लेस देन इक्वल्स टू x दैट इज क्वांटिटी रिसीव्ड बाय 3 फ्रॉम 1। तो x 13
प्लस x 2 3, 1 से 3 के पास आए और 2 से 3 के पास आए, जो भी आए वो ही सप्लाई करेगा आगे। तो अगर आप ये नोट करें तो हमारे पास ये देखें, 3 ने आगे 6 को, 7 को, 8 को, 9 को जो क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स भेजने हैं उन सबको जमा कर दो तो वो बराबर होने चाहिए या उससे कम होने चाहिए जितने 3 के पास आए, टोटल 1 से आए और 2 से आए। ठीक है, अब जब मैं इसको पहले इस तरह से बना लिया करें, ये आसान होता है इस तरह से करना। ठीक है, फिर आप इसका नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है वो, या अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें, इट इज टोटली अप टू यू। तो आप, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल्स आपको सारे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए होता है, तो 1 3 जहां से आए वो नेगेटिव और जहां उसने आगे डिलीवर किए वो पॉजिटिव करके एक साइड पे लिख दें। तो ये 1 3 और 1 2, 1 3 और 2 3 को इस तरफ ले जाके नेगेटिव लिख दें, 1 3 और 2 3 एक -1 माइनस 1 3 और -2 3 को नेगेटिव लिख दें और बाकी सबको पॉजिटिव और लेस देन इक्वल्स टू, जब ये यहाँ से कोई चीज उस तरफ जाती है तो यहाँ 0 बच जाता है, तो 0। तो इस तरह से फिर, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सॉफ्टवेयर में लिखना है वो इसी तरह से लिखना है, जहां जहां से रिसीव हुआ है वहां -1, जहां से ट्रांसपोर्ट हुए वहां -1 और जहां आगे डिलीवर हुए वहां +1। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो है वो सेकंड के लिए भी करना है। देखें, इसको मैंने यहाँ कर किया हुआ भी होगा, शायद नहीं किया हुआ, आप लोग कर लीजिएगा, मैंने उसमें डायरेक्ट किया हुआ है एक्सेल की फाइल में। ठीक है, इसके बाद इसको, इस वाले को लिख लेंगे, 4 ने x quantity of units supplied from 4 to 6, that is x4 6 plus x quantity supplied from 4 to 7 plus x, that is quantity supplied from 4 to 8 plus x, that is quantity supplied from 4 to 9. It has to be less than equals to the quantity received by 4 from 1 to 4 plus x 2 to 4। ठीक है, ये देखें, x 1 से 4 और 2 से 4 ये रिसीव की 4 ने, और 4 ने आगे इन चारों में से किस को भेज दी, तो जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा वो जितनी उसने रिसीव किया था उससे के बराबर होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं भेज सकता। सिमिलरली अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो हमारे नेटवर्क मॉडल्स में इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लास्ट वाला, दैट इज x 5 6 प्लस x 5 7 plus x 5 8 plus x 5 9, it has to be less than equals to the quantity received by 5 from 1 to 2, that is x 1 5 plus x 2 5, लेस देन इक्वल्स टू के बाद ये लिख देंगे। तो ये देखिए हमारे पास फ्रॉम सोर्स टू वेयरहाउस, फ्रॉम वेयरहाउस टू कस्टमर, और जब हम कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बात करते हैं। ये सारे लेस देन इक्वल्स टू थे, ये तो सप्लाई पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे, पहले सोर्स से वेयरहाउस की रिस्पेक्ट से, फिर वेयरहाउस से सप्लाई कर रहा है डेस्टिनेशंस की तरफ, तो अगेन सोर्स से हुए वो एक तरह के सोर्स का पार्ट बन गए थे, तो सोर्स के रिस्पेक्ट से दोनों ये सारे बने। अब जितने हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू कांस्टेंट बनेंगे, जितनी हमारे पास डेस्टिनेशंस होंगी, याद रखें हमेशा जितनी डेस्टिनेशंस होती है उतने ग्रेटर देन इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज टारगेट या डिमांड कांस्टेंट्स बनते हैं हमारे पास। तो अगर हम इस पे नोट डाउन करें तो वो कितने हैं हमारे पास, 4 हैं हमारे पास, तो 4 we will have 4 डिमांड और कांस्टेंट्स, दैट इज टारगेट कांस्टेंट। वो किस पैटर्न से बनेंगे, अब वो 6 पे हम जाके कांस्टेंट हो जाते हैं। 6 के पास जो डेटा आ रहा है या जो यूनिट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, 3 to x quantity from 3 to 6 plus x quantity from 4 to 6 plus x, that is quantity from 5 to 6, it has to be greater than or equals to the demand of customer number
6 दैट इज 450। हम कस्टमर नंबर 6, कस्टमर नंबर 1 को ही कस्टमर नंबर हम 6 भी कहते हैं, यानी कि कस्टमर नंबर 1 का मतलब हमारे पास 6 है। ये उसी तरह से है जैसे मैं आपको अक्सर मजाक में कह रहा होता हूँ कि एक बंदे के 2 नाम है, परवेज उसका नाम है, हमने उसका नाम निक नेम रखा हुआ है पप्पू, ठीक है। तो कस्टमर नंबर 1 का निक नेम हमारे पास 6 है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा कांस्टेंट क्या बनेगा, 3 से x that is quantity supplied from 3 to 7 plus 4 to 7, ठीक है, प्लस 5 to 7, ये क्वांटिटी इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द डिमांड ऑफ 7 दैट इज कस्टमर नंबर 2, ठीक है। तो इसी तरह से 3 टू, ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं 3 to 6 plus 4 to 6 plus 5 to 6 has to be greater than equals to 450, 3 to 7, 4 to 7 plus 5 to 7 has to be 14 greater than equals to 1450। और इसी तरह से नीचे वाले दो भी हैं, वो भी मैं ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज क्वांटिटी फ्रॉम 3 to 8 plus 4 to 8 plus 5 to 8 has to be greater than equals to the demand of customer number 3 that is 8, and quantity x from 3 to 9, x from 4 to 9 plus x from 5 to 9, it has to be greater than equals to the demand of customer number 4 that is 9 greater than equals to 650। तो ये देखें आपके पास बन के आ गया। अब ये पूरा आपके पास एलपी बन के आ गया है, ठीक है। कॉन्स्टेंट सारे हो गए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसको, इस डेटा को आपने उठा के पुट करना है अपने एक्सेल में और उससे सॉल्व करना है, एलपी मॉडल में पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। जैसे वहां पे हमारे पास केसेस थे, यहाँ पे भी हम केसेस देखेंगे। यहाँ पे भी हम जो है वो डिमांड वाले केसेस इक्वल्स टू, और यानी कि बैलेंस और अनबैलेंस मॉडल दोनों केसेस देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारे पास डेटा, हम इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे वो इस कुछ इस फॉर्म में होता है कि यहाँ हमारे पास फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 और यहाँ वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 2, और सप्लाई यानी कि कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री 1 800 एंड कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री 2 दैट इज 500 यूनिट्स। और ये क्या होता है, फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 1 तक क्या पर यूनिट कॉस्ट हम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम बियर कर रहे हैं पर यूनिट पे 10, और फैक्ट्री 1 से वेयर हाउस 2 पे पर यूनिट कॉस्ट हम कितनी बियर कर रहे हैं 15, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फैक्ट्री 2 से 3 वेयर हाउस 1 पे यानी कि 19, और फैक्ट्री 2 से वेयर हाउस 2 पे यानी कि 20 पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। फिर हम जैसे फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 लिखा था, अब डेस्टिनेशंस के लिए फैक्ट्री वेयर हाउसेज जो है ये फैक्ट्रीज टाइप बन जाएंगी। तो वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 2, और ये किसको सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर 1 2 3 को। वेयर हाउस 1 से कस्टमर 1 तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ये आप लिख लेंगे। इसी तरह से वेयर हाउस 2 की भी, और इसी तरह से कस्टमर वेयर हाउस पे तो उतना ही कैपेसिटी आएगी होगी जितनी रिसीव हो, जितनी उनके पास फैक्ट्री से रिसीव हो रही है। तो इसको यहाँ कैपेसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कस्टमर्स की डिमांड जरूर लिखेंगे कि कस्टमर नंबर 1 की डिमांड कितने यूनिट्स की, कस्टमर नंबर 2 की डिमांड कितने यूनिट्स की, एंड कस्टमर नंबर 3 की डिमांड्स कितने यूनिट्स की है। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे आपसे, कि देखिए यहाँ पे कॉस्ट दो हिस्सों में लग रही है। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ कॉस्ट। फैक्ट्री से वेयर हाउस तक पहुंचाने तक भी कॉस्ट आएगी,
ठीक है, प्लस वेयर हाउसेस से फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स यानी जो है हमारे वहां से हमारी डेस्टिनेशन दैट कस्टमर्स तक पहुंचाने तक भी हमारी कुछ कॉस्ट इनकर होगी। तो हम टोटल ये कॉस्ट प्लस ये कॉस्ट ऐड करके हमारे पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फ्रॉम सोर्स टू वेयरहाउस प्लस फ्रॉम वेयरहाउस टू डेस्टिनेशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हमने ये बना लिया, इसके हिसाब से फिर मैंने एलपी बना, एलपी बनाने के लिए हमारे लिए आसानी से क्या है, हमने इनको निकनेम देने हैं। तो निकनेम मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी में देते हैं। फैक्ट्री को 1 2, उसके बाद वेयर हाउसेस को 2 से बाद 3 4, और फिर यहाँ तो वेयर हाउसेस ही हैं 3 4, फिर 4 के बाद जहाँ कस्टमर शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से 5 6 7। तो जब हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे तो x1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 5, इस तरह से पूरा यहाँ हमारे पास 3 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो 10 डिसीजन वेरिएबल बन जाएंगे। देखिए 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 5 3 6 3 7, फिर 4 5 4 6 4 7। ठीक है, और उनके नीचे उनकी पर यूनिट कॉस्ट लिख देंगे। तो ये लिखी हुई यहाँ से उठा के यहाँ से कॉपी किया 10 15 को यहाँ, फिर यहाँ से 19 24 को टाइप कर लिया, फिर 20